करोड़पति मालिक ने गरीब नौकरानी के साथ जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, यह सच्ची कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, दिल्ली शहर के सबसे आलीशान इलाके की एक ऊंची हवेली के बाहर लोहे के बड़े गेट के सामने एक औरत खड़ी थी। शांति, हाथ में एक पुरानी पोटली, पांव में घिसे हुए सैंडल, माथे पर पसीने की महीन परत और आंखों में एक गहरी थकान जो उसकी मजबूरी से कहीं बड़ी थी। वो धीरे से बोली, भैया, मालिक से कह दीजिए मुझे काम चाहिए, किसी भी तरह का काम। चौकीदार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, जैसे यह तय कर रहा हो कि यह औरत इस घर की चौखट लायक भी है या नहीं। उसने रूखेपन से कहा, यहां काम यूं ही नहीं मिलता, बहुत लोग आते हैं, सबको मना कर दिया जाता है। शांति ने सिर झुकाया, फिर भी आवाज में एक अजीब यकीन था। बस एक बार कह दीजिए, शायद नसीब का दरवाजा कहीं यही खुल जाए। कुछ पल बाद गेट खुला और बाहर आए राघव शर्मा। सफेद शर्ट में गंभीर चेहरे वाला 50 के करीब उम्र का वो आदमी, जिसकी आंखों में वैभव तो था पर सुकून नहीं। वो ठंडे लहजे में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? शांति ने कांपती आवाज में कहा, काम साहब, मैं सफाई, खाना, कपड़े कुछ भी कर लूंगी। राघव ने नजरों से उसे परखा, फिर धीमे स्वर में पूछा, पहले कहां काम किया है? शांति ने कहा, कई जगह किया, पर कुछ महीनों से नहीं, हालात बदल गए। राघव ने फिर वहीं ठंडापन ओढ़ा, यहां झूठ नहीं चलता, न बहाने। मैं साफ कह देता हूं, मैं भावनाओं से नहीं, नियमों से काम करता हूं। शांति की आंखें भीग गईं, लेकिन स्वर नहीं टूटा। साहब, मैं भावनाओं की उम्मीद नहीं लाई, बस रोटी की तलाश है। राघव कुछ पल उसे देखता रहा। शायद उसके शब्दों की सच्चाई ने उस पत्थर से चेहरे पर हल्की दरार डाल दी। उसने कहा, ठीक है, काम मिल जाएगा, पर गलती बर्दाश्त नहीं होगी। सुबह 6 बजे आ जाना। शांति ने सिर झुकाया, जी साहब, और वह पीछे मुड़ी तो लगा जैसे उसके थके कदमों के नीचे जिंदगी की पहली उम्मीद का सिरा आ गया हो। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी सफेद संगमरमर पर पड़ रही थी, शांति ने हवेली के अंदर कदम रखा। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, फर्श पर इतालवी कालीन और बीच में वह सन्नाटा जो किसी दर्द की तरह हर कोने में पसरा था। राघव डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहा था। शांति ने झाड़ू उठाया और पहली बार उसके हाथ कांपे, जैसे वह किसी और की दुनिया में घुस आई हो, जहां उसकी मौजूदगी किसी गलती की तरह लग रही थी। मीना दीदी, घर की पुरानी नौकरानी, मुस्कुराकर बोली, डर मत बिटिया, मालिक सख्त हैं, पर दिल के बुरे नहीं, बस चुपचाप काम करना, सवाल मत करना। शांति ने सिर हिलाया, सवाल अब खुद से भी नहीं करती। दिन भर वह बिना रुके काम करती रही, कपड़े धोना, फर्श साफ करना, बर्तन चमकाना, हर कोना ऐसे साफ करना जैसे अपने भीतर का दुख धो रही हो। शाम तक घर चमक उठा, पर खुद शांति के चेहरे पर वही थकान, वही चुप्पी थी। रात में जब वह जाने लगी तो दरवाजे के पास रुकी और धीरे से बोली, साहब, मैं जा रही हूं। राघव ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, कल वक्त पर आना। बस इतने शब्दों ने शांति के भीतर एक अजीब सुकून भर दिया। कई बरसों बाद किसी ने उसे कल का वादा दिया था। अगले कुछ दिनों में राघव ने महसूस किया कि यह औरत बाकियों से अलग है। ना कोई दिखावा, न कोई चापलूसी, बस काम और खामोशी। वह हमेशा जल्दी आती, चुपचाप काम करती और समय से चली जाती। लेकिन हर बार जाते वक्त वह दरवाजे के पास कुछ देर ठहरती थी और चुपके से अपने बैग से एक छोटी दवा की शीशी निकालकर देखती, फिर रख देती। एक दिन राघव से रहा नहीं गया। उसने पूछा, हर रोज यह दवा किसके लिए देखती हो? शांति ने पल भर उसे देखा और बोली, जिसके लिए सांस लेती हूं, उसके लिए। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में पहली बार एक अजनबी सा सवाल जागा। यह औरत आखिर कौन है, किस दर्द के साथ जी रही है और क्यों उसके शब्दों में इतना जहान छिपा है? उस रात राघव देर तक सो नहीं पाया। सपनों में उसने उसी औरत को देखा जो उसके सन्नाटे भरे घर में अब एक आवाज छोड़ चुकी थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि गरीब का दर्द भी अमीर की नींद छीन सकता है, अगर वह दर्द सच्चा हो। अगले दिन शाम का वक्त था। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे
और हवेली के बरामदे में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। शांति फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ साबुन के झाग से भीगे हुए, आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव। राघव ऑफिस से लौटा। उसने देखा बाकी नौकर सब जा चुके थे, सिर्फ शांति अकेली अब भी काम में लगी थी। उसने पूछा, इतनी देर तक क्यों रुकी हो? बाकियों को तो बहुत पहले भेज दिया। शांति ने मुस्कुराकर कहा, बाकी लोग अपने घर जाते हैं साहब, मेरा घर भी तो यही है। अब राघव चुप रह गया। यह शब्द सादे थे मगर उसके भीतर जैसे कोई घंटी बज उठी। कितने साल बीत गए थे जब किसी ने इस घर को घर कहा था। पत्नी के मरने के बाद यह हवेली उसके लिए बस 4 दीवारें बनकर रह गई थीं, जहां महंगे सोफे थे लेकिन बैठने वाला कोई नहीं, जहां लाइटें जलती थीं पर रोशनी दिल तक नहीं पहुंचती थी। राघव ने बस इतना कहा, ठीक है अब जाओ, कल सुबह जल्दी आना। शांति उठी, अपने गीले हाथ पल्लू से पोंछे और जैसे ही बाहर निकलने लगी राघव की नजर पड़ी। उसके बैग से एक छोटी शीशी गिर गई। राघव ने उसे उठाया। यह क्या है? शांति थोड़ी घबरा गई, बोली, वो दवा है। किसके लिए? शांति ने बस इतना कहा, मेरी मां के लिए। राघव कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में झूठ का कोई निशान नहीं था। बीमार है क्या? शांति ने सिर झुका लिया। मन से और शरीर से भी। कहां रहती है? पुरानी दिल्ली में, छोटे कमरे में, किराए के। तुम अकेली संभालती हो? शांति के होंठ कांपे। हां, मैं ही सब कुछ हूं उनका। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस दवा की शीशी उसके हाथ में थमाई और धीमे से बोला, दवा वक्त पर देना, और हां, अगर पैसे की जरूरत हो तो कहना। शांति ने नजरें नीची रखीं। मैं एहसान नहीं लेती साहब, जरूरतमंद हूं, पर भीख मांगने वाली नहीं। राघव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। शांति बोली, बाकी लोगों जैसी जिंदगी भी तो नहीं मिली साहब। यह कहकर वह चली गई। उस रात राघव देर तक बालकनी में बैठा रहा। कप में चाय ठंडी हो गई थी लेकिन दिमाग में शांति के शब्द गूंज रहे थे। मन से बीमार मां भीख नहीं मांगती। कई साल पहले उसने भी एक औरत को देखा था जो उसकी पत्नी थी, पर जब तक जिंदा रही खुद के अहंकार में डूबी रही। उसने कभी किसी गरीब को छुआ तक नहीं था, और अब वही आदमी एक गरीब औरत की सच्चाई के आगे खुद को छोटा महसूस कर रहा था। अगले दिन उसने मीना दीदी से पूछा, वो नई औरत शांति, उसका घर कहाँ है? मीना बोली, पुरानी दिल्ली में साहब, वहां झुग्गी जैसे कमरे हैं। मां बहुत बीमार है उसकी। क्या वो वक्त पर दवा लेती है? लेती है, पर पैसे की कमी रहती है। कई बार दवा आधी ही खरीदती है। राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आज से हर महीने उसकी मां की दवा का बिल मैं दूंगा, लेकिन शांति को पता नहीं चलना चाहिए। उस दिन जब शांति घर लौटी तो उसने देखा, दवा की दुकान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आपकी बाकी दवा आज कोई देकर गया है। शांति चौंकी। कौन? नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि इंसानियत अब भी जिंदा है। शांति ने कुछ नहीं कहा, पर दिल की धड़कन तेज हो गई। रात भर वह सोचती रही, कौन था वो? फिर उसने याद किया, जब मालिक ने दवा उठाई थी तो उसकी आंखों में एक अजीब करुणा थी। क्या वही था? अगली सुबह शांति जब पहुंची तो राघव हमेशा की तरह अखबार में डूबा नहीं था। वो बरामदे में खड़ा था, दूर आकाश को देख रहा था। शांति ने झाड़ू रखकर कहा, साहब, सफाई हो गई? राघव ने कहा, बैठो। शांति ठिठक गई। जी? कहा ना बैठो। वो डरते हुए सोफे के कोने पर बैठ गई। राघव बोला, तुम्हें डर नहीं लगता यहां? शांति ने मुस्कुराकर कहा, डर तो अब उन बातों से लगता है जिनका इलाज नहीं होता साहब। गरीबी की आदत हो गई है, लोगों की बातों की भी। बस मां की सांसें चलती रहें, यही काफी है। राघव ने पूछा, तुम्हारे पिता? शांति की आंखें भर आईं। नहीं हैं। जब मैं 10 साल की थी तब चले गए। मां पागल नहीं थी, पर उनकी दुनिया वहीं से टूट गई थी। अब उनका मन कभी बच्चों की तरह हंसता है, कभी अचानक चुप हो जाता है। कुछ पल खामोशी रही। राघव ने बस इतना कहा, तुम बहुत हिम्मती औरत हो शांति। वो बोली, मजबूरी हिम्मत बना देती है साहब, वरना कौन औरत दिन भर झाड़ू पोछा करके घर चलाना चाहती है। राघव के अंदर कुछ पिघल रहा था। पहली बार उसने किसी नौकरानी को औरत के रूप में नहीं, इंसान के रूप में देखा था। उसके शब्द सच्चे थे
और सच्चाई वही चीज थी जो राघव की जिंदगी से सालों से गायब थी। वो बोला, अगर कभी जरूरत हो बस कहना। शांति ने कहा, जरूरत तो रोज की है, पर लाज भी तो कोई चीज होती है। और वो उठकर चली गई। उसके जाते ही राघव मुस्कुराया। कितना अजीब है, जो औरत अपने लिए कुछ नहीं मांगती वो ही किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाती है। उस दिन पहली बार उस घर की हवा में सन्नाटे की जगह एक हल्की सी गर्माहट थी। शांति की मौजूदगी अब महज नौकरानी की नहीं, बल्कि जिंदा इंसानियत की याद बन चुकी थी। और राघव के दिल में जो जमी बर्फ थी, उसमें पहली दरार पड़ चुकी थी। अगले दिन शांति हवेली पर जरा देर से पहुंची। आंखों में थकान, होठों पर सूखापन और चेहरे पर वह हल्का सा डर कि कहीं मालिक नाराज ना हो जाए। दरवाजा खोला तो देखा राघव बरामदे में बैठा था। सामने एक पुराना एल्बम खुला पड़ा था। शांति ने धीमे स्वर में कहा, साहब माफ कर दीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। राघव ने नजर उठाई। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था, बस एक अनकही नरमी थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। शांति ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरा थकान से भरा था। ठीक हूं साहब, बस मां की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। राघव ने अखबार एक तरफ रखा। कितनी उम्र होगी तुम्हारी मां की? 60 के करीब। इलाज चल रहा है? शांति ने आंखें झुका लीं। जितना चल सकता है उतना, दवा खत्म हो गई थी, कल फिर लूंगी। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पैसे की चिंता मत करो, जो चाहिए मंगवा लो। शांति ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं आपकी मदद नहीं लूंगी। मैंने सीखा है, मजबूरी को दया से नहीं, हिम्मत से हराना चाहिए। राघव ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। तुम्हें लगता है हर मदद दया होती है? शांति ने एक गहरी सांस ली। जब अमीर गरीब की मदद करता है तो लोग उसे एहसान कहते हैं साहब, और मैं चाहती हूं कि मेरे हिस्से में सिर्फ इज्जत रहे। राघव के चेहरे पर एक लंबा मौन उतर आया। शायद वर्षों बाद किसी ने उसे एहसास कराया था कि गरीबों की सबसे बड़ी चाहत रोटी नहीं, सम्मान होती है। उस रात राघव देर तक अपने कमरे में टहलता रहा। अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर के सामने रुककर बोला, तुम होती तो हंसती शायद। मैं आज उस औरत की इज्जत की फिक्र कर रहा हूं जिसे लोग नौकरानी कहते हैं। पर भीतर से एक आवाज आई, शायद यही इंसानियत है राघव। अगले दिन उसने तय किया कि चाहे शांति मना करे, उसकी मां का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाना ही होगा। उसने मीना दीदी को बुलाया। बिना नाम बताए उसकी मां की रिपोर्ट मेरे डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां तुरंत पहुंचा दो। मीना दीदी हिचकिचाई, साहब अगर उसे पता चला तो नाराज हो जाएगी। राघव ने बस कहा, जो खुद का दर्द छिपा ले वो किसी की नीयत पर शक नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद शांति की मां की हालत बेहतर होने लगी। शांति रोज काम के बाद घर जाकर उनकी सेवा करती और रात को खिड़की से आसमान देखकर कहती, भगवान ने मेरी सुन ली। मां मुस्कुराकर कहती, भगवान नहीं, शायद किसी इंसान ने। उधर राघव भी बदलने लगा था। अब वो घर में सन्नाटे से नहीं, शांति की मौजूदगी से बात करने लगा था। कभी कहता, आज नमक थोड़ा कम है। वो मुस्कुराकर जवाब देती, साहब नमक कम है पर नीयत बुरी नहीं। और दोनों हंस पड़ते। इन छोटे छोटे संवादों में एक खामोश अपनापन पनपने लगा था। लेकिन दुनिया कहां चुप बैठती है। एक दिन नौकरों की बातचीत उसके कानों तक पहुंची। मालिक शांति का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। अरे भाई, नौकरानी और मालिक की कहानी तो पुरानी है। यह शब्द दीवारों से टकराकर शांति तक पहुंचे। वो जैसे पत्थर बन गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे आत्मा पर किसी ने दाग लगा दिया हो। उस दिन वह जल्दी चली गई और अगले दिन आई ही नहीं। राघव बेचैन हो उठा। उसने मीना दीदी से कहा, जाकर देखो वो क्यों नहीं आई। शाम को जवाब मिला, साहब मोहल्ले में बातें फैल गई हैं, शांति बहुत टूटी हुई है और उसकी मां की तबीयत भी फिर बिगड़ गई। राघव की आंखों में गुस्सा उतर आया। वह गुस्सा किसी अपमान के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ था। अगले ही दिन वह खुद शांति के घर पहुंच गया। वहां की गलियां तंग थीं, दीवारों पर पुरानी नमी और हवा में दवाओं की गंध। एक छोटे कमरे में शांति जमीन पर बैठी थी। गोद में उसकी मां बेसुध पड़ी थी। पास में कुछ अधूरी दवाइयां पड़ी थीं। राघव ने झुककर मां का माथा छुआ। बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर बुलाता हूं। शांति बोली, अब दवा से कुछ नहीं होगा साहब,
जो होगा ऊपर वाला करेगा। राघव ने उसकी तरफ देखा। ऊपर वाला शायद हमसे ही उम्मीद करता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया। इलाज शुरू हुआ। शांति बोली, साहब, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, कहते हैं आप। राघव ने उसकी बात काट दी। लोग वही कहते हैं जो खुद इंसानियत नहीं समझते। अगर मदद करना गुनाह है तो हां, मैंने गुनाह किया है। यह सुनकर शांति फूट पड़ी। उसने पहली बार मालिक की आंखों में देखा। वहां पैसा नहीं, सच्चाई थी। वो सिर झुकाकर बोली, साहब, आप जैसे लोग अब बहुत कम हैं। डॉक्टर बोला, बुखार उतर रहा है। राघव ने कहा, ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। शांति ने धीमे से पूछा, आप यहां क्यों ठहरेंगे? वो बोला, क्योंकि आज पहली बार मुझे अपने घर में सुकून मिला है, और वो सुकून यहीं है। रात लंबी थी। मां नींद में चली गई। शांति खिड़की के पास बैठी रही, राघव कुर्सी पर। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, बस एक खामोश रिश्ता था जो दया से नहीं, समझ से जन्मा था। सुबह मां ने आंखें खोली, राघव को देखा, बोली, यह कौन है? शांति ने मुस्कुराकर कहा, मेरे मालिक। मां ने कमजोर आवाज में कहा, मालिक नहीं, भगवान लगते हैं। राघव ने सिर झुकाया, नहीं अम्मा, भगवान नहीं, बस इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। शांति की आंखें भर आईं। कई बरसों बाद किसी ने उसे इंसानियत का मतलब समझाया था। वह पल उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया, क्योंकि उस दिन उसने जाना हर अमीर बुरा नहीं होता। कुछ के दिल में अब भी इंसानियत जिंदा होती है। शाम तक कमला देवी अब पहले से थोड़ी बेहतर थी, मगर बहुत कमजोर। शांति उनके तकिए के नीचे हाथ रखकर बोली, मां, अब सब ठीक हो जाएगा। कमला मुस्कुराई, तू थक गई होगी बिटिया, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। शांति की आंखें भीग गईं। ऐसा मत कहो मां, अब जिंदगी कुछ आसान लगने लगी है। उसी वक्त दरवाजा खटखटाया गया। बाहर राघव खड़ा था, हाथ में फल और दवाइयों का पैकेट। शांति घबरा गई। साहब, आप यहां फिर से? राघव ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर ने कहा था रोज देखना पड़ेगा, वरना बुखार लौट आएगा। कमला उठने की कोशिश करने लगी। आप कौन हैं बेटा? राघव झुककर बोले, बस आपकी बेटी का एक शुभचिंतक। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, जो मेरी बेटी का ख्याल रखे वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं। राघव ने सिर झुकाकर कहा, नहीं अम्मा, भगवान नहीं, बस इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। शांति ने देखा, उसकी मां ने वर्षों बाद किसी के लिए दुआ मांगी थी। वह पल उसके दिल में उतर गया। कुछ हफ्तों में कमला की तबीयत ठीक हो गई। शांति फिर से काम पर लौट आई, लेकिन अब माहौल अलग था। राघव उसे अब नौकरानी नहीं, घर का हिस्सा मानने लगा था। कभी वो चाय लाती तो वो पूछता, तुम खाई क्या? कभी वह कहती, साहब, आपको आज ऑफिस देर हो जाएगी। और हर बार जब वह मुस्कुराती तो घर की दीवारें जैसे फिर से जिंदा हो जातीं। एक शाम जब दोनों बरामदे में बैठे थे, राघव ने कहा, शांति, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता इस दुनिया से? वह बोली, डर तो हर दिन लगता है साहब, लेकिन जब दिल साफ हो तो भगवान साथ देता है। राघव ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं कहूं कि अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता? शांति सकपका गई, बोली, साहब। राघव ने आगे कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन से देखा है। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारे बिना यह घर फिर से सन्नाटा बन जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूं। शांति के आंसू निकल आए। लोग क्या कहेंगे साहब कि नौकरानी ने मालिक का घर हथिया लिया? राघव ने धीरे से कहा, लोग हमेशा वही कहेंगे जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। पर मैं जानता हूं, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। वह खड़ी हुई। उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब था। साहब, मैंने जिंदगी में बहुत अपमान देखा, पर आज पहली बार कोई मुझे सम्मान से देख रहा है। राघव ने कहा, तो इसे इज्जत की नहीं, इंसानियत की शादी समझो। कुछ दिनों बाद सादगी भरे माहौल में मंदिर के छोटे से प्रांगण में शांति और राघव एक दूसरे के सामने खड़े थे। कमला ने शांति के माथे पर सिंदूर लगाया और रो पड़ी। अब मेरी बेटी को कोई गरीब नहीं कह सकेगा। मालिक और नौकरानी का रिश्ता आज इंसानियत की मिसाल बन चुका था। शांति अब उसी घर की मालकिन थी जिसके दरवाजे पर कभी नौकरी मांगते हुए खड़ी थी, और राघव वो वही करोड़पति था जिसने एक दिन समझ लिया था, असली अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है।
हवेली के सन्नाटे में अब हंसी की आवाज गूंजती थी। शांति की मां हर सुबह तुलसी के सामने दिया जलाती और कहती, भगवान ने देर की पर इंसान के रूप में जवाब दे दिया। और हां, जब कभी किसी गरीब औरत को काम की तलाश में दरवाजे पर खड़ा देखता, राघव मुस्कुराकर कहता, डरो मत, यहां इंसानियत रहती है। दोस्तों, अमीर वो नहीं होता जिसके पास दौलत हो, अमीर वो होता है जिसके दिल में इंसानियत जिंदा हो। शांति को मालिक ने अपनाया नहीं, सम्मान दिया था, और सम्मान ही सबसे बड़ी मोहब्बत है। दोस्तों, राघव ने जो किया वह सही था या गलत? अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको भी कभी किसी की सच्ची इंसानियत ने छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए, इंसानियत जिंदा है। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने देखा था कि कैसे राघव और शांति की जिंदगी ने इंसानियत की एक अनोखी मिसाल कायम की। शादी के बाद हवेली अब सचमुच एक घर बन चुकी थी। सुबह की किरणें अब सिर्फ संगमरमर पर नहीं बल्कि दोनों के चेहरों पर भी चमकतीं। कमला अम्मा अब हवेली के एक कोने वाले कमरे में रहने लगी थीं, जहां हर शाम राघव उनके साथ पुरानी कहानियां सुनाता। शांति की हंसी अब दीवारों से टकराकर गूंजती और राघव का चेहरा, जो कभी ठंडा पत्थर सा लगता था, अब गर्माहट से भरा रहता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। खुशियों के बीच ही कभी कभी वो छाया आ जाती है जो सब कुछ उलट पुलट कर देती है। और यही तो है कहानी का असली रोमांच। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। दिल्ली की सर्दी अब जोर पकड़ रही थी। हवेली के बगीचे में नीम के पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और शांति हर सुबह चाय की ट्रे थामे राघव के कमरे में पहुंच जाती। साहब, मतलब राघव जी। वो अब भी कभी कभी पुरानी आदत से साहब कह ही देती और दोनों हंस पड़ते। राघव अब अपनी बिजनेस मीटिंग्स में शांति का जिक्र करने लगा था। मेरी पत्नी कहती हैं कि बिजनेस में दिल की सुननी चाहिए, ना कि सिर्फ आंकड़ों की। उसके पार्टनर्स हंसते, लेकिन राघव को पता था ये हंसी में एक हल्की जलन भी छिपी है, खासकर उसके पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर अजय वर्मा का। अजय, जो राघव से उम्र में थोड़ा छोटा था लेकिन महत्वाकांक्षा में कहीं ज्यादा। वो हमेशा राघव की सफलता को अपनी नाकामी का आईना मानता था। तू अमीर है लेकिन अकेला था, अब ये नौकरानी वाली शादी, तेरी हवेली को क्या झुग्गी का रंग चढ़ गया। अजय ने एक पार्टी में धीरे से कहा था, लेकिन शब्द राघव के कानों में चुभ गए थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवेली के लिविंग रूम में आग की चिंगारियां जल रही थीं, राघव का फोन बजा। स्क्रीन पर अजय का नाम। भाई, कल की मीटिंग कैंसिल हो गई, कुछ जरूरी काम आ गया। राघव ने हामी भरी, लेकिन दिल में एक हल्की बेचैनी थी। अगले दिन सुबह जब शांति बाजार से लौटी तो हवेली का गेट खुला पड़ा था। चौकीदार सो रहा था और अंदर से मीना दीदी की घबराई हुई आवाज आ रही थी, अरे बाप रे, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। शांति दौड़कर अंदर गई। लिविंग रूम में कमला अम्मा बेहोश पड़ी थीं और उनके पास फर्श पर बिखरी हुई पुरानी तस्वीरें। लेकिन जो चीज शांति का दिल धड़काने लगी वो थी एक चिट्ठी, पीले कागज पर लाल स्याही से लिखा, तेरी इंसानियत की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जो तूने चुराया वो वापस ले लूंगा। शाम तक इंतजार कर, एक पुराना दोस्त। शांति की सांसें रुक सी गईं। कमला अम्मा को होश आया तो बोली, बिटिया, कोई आया था, अजय नाम का, राघव के पुराने दोस्त का। बोला कुछ पुरानी बातें सुलझानी हैं। फिर ये तस्वीरें बिखेर दी। मैंने रोका तो चक्कर आ गया। शांति का चेहरा पीला पड़ गया। राघव को फोन किया लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त था। राघव जी, जल्दी आ जाओ, कुछ गड़बड़ है। राघव ने तुरंत कार ली और दौड़ा आया। चिट्ठी पढ़ते ही उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। अजय, ये उसी की शैली है। सालों पहले जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ था, एक डील में धोखा हुआ था। अजय ने मुझे फंसाया था, लेकिन मैंने सब सह लिया। सोचा था दोस्ती निभानी है, लेकिन अब ये शादी के बाद वो जलन। राघव ने मुट्ठी भींच ली। वो क्या चुराया? हमारा सुख। शाम ढलते ढलते हवेली के बाहर एक काली कार रुकी। अजय उतरा, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। भाई राघव, मिले इतने दिनों बाद। और ये शांति जी, वाह कितनी चमक उठी हो। लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं, आग थी। वो अंदर आया और सीधे राघव से बोला, तू जानता है ना वो पुरानी डील
लाखों के कागजात गायब हो गए थे। मैंने सोचा था तूने छिपाए, लेकिन अब ये शादी, लगता है तूने नया जीवन शुरू कर लिया। लेकिन मेरा हिस्सा, वो डील का मेरा शेयर जो तूने हड़प लिया। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, अजय, वो डील तूने ही तो तोड़ी थी। सबूत मेरे पास हैं, लेकिन दोस्ती के नाम पर चुप रहा। अब ये सब। अजय हंसा, लेकिन हंसी कड़वी थी। दोस्ती? अब तू अमीर राजकुमार बन गया है और ये तेरी रानी? लोग हंसते हैं मुझ पर। कल अखबार में खबर छपेगी, करोड़पति की नौकरानी ब्राइड, सच्ची कहानी या धोखा। मैंने फोटो भी ले ली है पुरानी झुग्गी की। शाम तक फैसला कर लो, या तो मेरा शेयर दो या ये खुशियां बर्बाद। कहकर वो चला गया, लेकिन जाते जाते शांति की तरफ देखा, जैसे कोई भेड़िया शिकार को ताक रहा हो। रात गहरा गई। हवेली में सन्नाटा पसर गया था। शांति कमला अम्मा के पास बैठी रो रही थी। मां, क्या होगा? लोग तो पहले भी बातें करते थे, लेकिन अब ये तो बर्बादी है। राघव ने शांति का हाथ थामा। डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। सुबह वकील से बात करूंगा, सबूत निकालूंगा। लेकिन राघव के मन में एक डर जाग चुका था। अजय अकेला नहीं था, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था। वो लोग जो राघव के बिजनेस को सालों से निगलना चाहते थे। क्या ये सिर्फ जलन है या कुछ बड़ा षड्यंत्र? अगली सुबह जब राघव ऑफिस जा रहा था, तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, शाम तक शेयर ट्रांसफर न किया तो तेरी इंसानियत की शुरुआत ही आखिरी साबित होगी। सावधान, कार में कुछ हो सकता है। राघव रुक गया। कार का इंजन चेक किया, लेकिन कुछ नहीं। फिर भी वो ड्राइवर को बोला, आज मैं खुद चलाऊंगा। शांति ने विदा करते हुए कहा, राघव जी, सावधान रहना, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। राघव मुस्कुराया, लेकिन आंखों में चिंता थी। दोपहर होते होते हवेली में हलचल मच गई। मीना दीदी दौड़कर आई। मालकिन, बाहर एक आदमी घूम रहा है, काला कोट, चेहरा ढका हुआ, फोटो ले रहा लगता है। शांति झांकी से देखा, वो अजय का आदमी था। दिल धड़का। तभी राघव का फोन आया। शांति, मैं ठीक हूं, लेकिन ऑफिस के बाहर कोई फॉलो कर रहा था। पुलिस को कॉल कर रहा हूं, तुम घर पर रहो। लेकिन जैसे ही कॉल कटा, शांति ने देखा कमला अम्मा का कमरा खाली था। दरवाजा खुला और बिस्तर पर एक नोट। अम्मा को ले लिया, शाम तक डील फाइनल, वरना। शांति का चेहरा सफेद हो गया। वो चिल्लाई, मां, मीना दीदी, कहां हैं अम्मा? हवेली में अफरा तफरी मच गई। बाहर वो काला कोट वाला आदमी गायब। शांति ने राघव को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क चला गया। दिल में एक तूफान उठा। ये इंसानियत की कहानी अब खून की हो रही थी। क्या अजय इतना नीचे गिर गया, या ये कोई और साजिश? शांति ने हिम्मत जुटाई। पुरानी झुग्गी में अपने पुराने पड़ोसी को फोन किया। भैया, कोई सुराग? अम्मा को ले गए। पड़ोसी ने कहा, बिटिया, एक काली कार पुरानी दिल्ली की ओर गई, जल्दी आ। शांति बाहर भागी, लेकिन गेट पर एक कार रुकी। ड्राइवर ने कहा, मालकिन, साहब ने भेजा है, ले चलूं? शांति हिचकिचाई। ये राघव की कार तो थी, लेकिन अंदर झांका तो डरावनी सन्नाटा। वो पीछे हटी, लेकिन कार ने रिवर्स लिया और जोरदार धमाका। कार फट गई, आग की लपटें उठीं। शांति जमीन पर गिर पड़ी। धुआं छटते ही मीना दीदी दौड़ी आई। मालकिन, तुम ठीक हो? शांति ने कांपते होंठों से कहा, ये बम था। राघव जी, वो कहां हैं? तभी राघव का फोन आया, लेकिन आवाज टूट टूट कर, शांति, फंस गया हूं। अजय, वो ट्रैप, पुलिस आ रही है। अम्मा, ढूंढो। कॉल कट गया। शांति की आंखों में आग भड़क उठी। इंसानियत ने उसे मालकिन बनाया था, लेकिन अब यह जंग थी, सच्चाई की जंग, जहां दांव पर लगी थी पूरी जिंदगी। क्या शांति अकेले ही अम्मा को बचा पाएगी? क्या राघव इस जाल से निकल पाएगा, या अजय की जलन सब कुछ राख कर देगी? पिछली कड़ी में हमने देखा कि शांति और राघव की जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आ चुका था। हवेली के बाहर कार में धमाका, कमला अम्मा का गायब होना और अजय की धमकी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। शांति जमीन पर बैठी थी। धुएं की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन आंखों में अब डर की जगह एक जलता हुआ गुस्सा था। राघव का आखिरी कॉल अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। शांति, फंस गया हूं। अजय, ट्रैप। शांति ने अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में बांधा और मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी मां को बचाएगी
और राघव को इस जाल से निकालेगी। लेकिन सवाल ये था, कैसे? अकेली औरत बिना किसी ताकत या पैसे के इस साजिश का सामना कैसे करेगी? दोस्तों, कहानी अब और रोमांचक होने वाली है। तैयार रहिए, क्योंकि इंसानियत की इस जंग में अब हर कदम पर खतरा है। धमाके की आवाज से पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में हड़कंप मच गया था। पड़ोसी बाहर निकल आए, बच्चे डरकर अपनी माओं की गोद में छिप गए। मीना दीदी ने शांति को सहारा देकर उठाया। मालकिन, हिम्मत रखो, पुलिस आएगी, साहब को कुछ नहीं होगा। लेकिन शांति की आंखों में अब वो नौकरानी वाली नरमी नहीं थी। वो बोली, दीदी, पुलिस का इंतजार नहीं कर सकती। अम्मा को कोई ले गया है, और राघव जी, वो खतरे में हैं। उसने अपनी पुरानी पोटली उठाई, जिसमें कुछ पैसे और एक छोटा सा चाकू रखा था, वही चाकू जो वो सालों पहले अपनी सुरक्षा के लिए रखती थी। मैं पुरानी दिल्ली जा रही हूं, तुम पुलिस को फोन करो। शांति एक रिक्शा पकड़कर पुरानी दिल्ली की ओर भागी। रास्ते में उसका मन बार बार उस नोट की लाइनों में उलझ रहा था। अम्मा को ले लिया, शाम तक डील फाइनल, वरना वो सोच रही थी, अजय क्या चाहता है? सिर्फ पैसा या राघव की बर्बादी? और ये पुराना दोस्त कौन है? क्या अजय अकेला है या कोई और भी इस साजिश में शामिल है? रिक्शा पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रुका। वो उस जगह पहुंची जहां उसका पुराना कमरा था। पड़ोसी रामू भैया बाहर खड़े थे। शांति बिटिया, मैंने देखा, एक काली कार यहां से गई। उसमें 2 आदमी थे और एक औरत की आवाज सुनाई दी, शायद तुम्हारी अम्मा। कार उस पुराने गोदाम की तरफ गई जो चांदनी चौक के पीछे है। शांति का दिल जोर से धड़का। वो गोदाम पुराना और सुनसान था, जहां पहले कुछ गैर कानूनी धंधे होते थे। उसने रामू भैया को कहा, पुलिस को बताओ, मैं जा रही हूं। रामू ने मना किया, बिटिया, तू अकेली मत जा, खतरनाक लोग हैं वो। लेकिन शांति ने सिर हिलाया, जो मेरी मां को छू सकता है वो मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। उसकी आवाज में वो आग थी जो मजबूरी ने सालों में पाल रखी थी। चांदनी चौक की भीड़ को चीरते हुए शांति गोदाम के पास पहुंची। सूरज ढल चुका था और अंधेरा गलियों को निगल रहा था। गोदाम का लोहे का दरवाजा जंग खाया था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। शांति ने अपनी पोटली कसकर पकड़ी और चुपके से एक टूटे हुए खिड़की के पास झांका। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। कमला अम्मा एक कुर्सी पर बंधी थीं, उनके मुंह पर कपड़ा बांधा था। पास में 2 आदमी खड़े थे, एक अजय और दूसरा एक अनजान चेहरा। लंबा, पतला, काले चश्मे वाला आदमी जिसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। वो अजय से कह रहा था, वर्मा, तूने कहा था ये आसान होगा, लेकिन ये राघव अब भी जिद्दी है। अगर उसने शेयर नहीं दिए तो इस बूढ़ी औरत का क्या करें? अजय ने ठहाका लगाया, करेगा भाई, राघव का दिल अब इस नौकरानी पर आ गया है और ये बूढ़ी उसकी कमजोरी है। डील साइन करेगा, वरना। उसने एक चाकू उठाया और कमला अम्मा के पास ले गया। शांति के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि ये गलत कदम सब खत्म कर देगा। उसने फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर गोदाम के पीछे एक पुराने पाइप पर पड़ी। वो चुपके से वहां पहुंची और पाइप के रास्ते छत की तरफ चढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मां की सांसों का ख्याल उसे रुकने नहीं दे रहा था। छत पर पहुंचते ही उसने एक टूटी खिड़की देखी जो गोदाम के अंदर खुलती थी। नीचे का दृश्य अब और साफ था। अजय फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ राघव, सुन, तेरी सास मेरे पास है, शेयर ट्रांसफर कर, वरना ये आखिरी रात होगी। दूसरी तरफ से राघव की आवाज गूंजी, अजय, तू नीचे गिर गया, छू लेगा मेरे परिवार को तो मैं तुझे। कॉल कट गया। उस काले चश्मे वाले आदमी ने अजय को डांटा, बेवकूफ, ज्यादा ड्रामा मत कर। अगर राघव ने पुलिस को बता दिया तो हमारा प्लान चौपट। शांति को समझ आ गया, ये सिर्फ अजय की जलन नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। शायद बिजनेस की दुनिया में राघव के दुश्मन अब मौके की तलाश में थे। शांति ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी पोटली से चाकू निकाला और धीरे धीरे पाइप से नीचे उतरी। गोदाम के एक कोने में कुछ पुराने डिब्बे पड़े थे। वो उनके पीछे छिप गई। तभी उसकी नजर एक पुराने टेलीफोन पर पड़ी जो गोदाम के कोने में धूल खा रहा था। शायद वो अभी काम करता था। उसने चुपके से रिसीवर उठाया। सिग्नल था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया
और फुसफुसाते हुए लोकेशन बताई। जल्दी आइए, चांदनी चौक के पीछे पुराना गोदाम। मेरी मां को किडनैप किया है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई। अजय ने कमला अम्मा की कुर्सी को लात मारी। बूढ़ी, अब तेरा दामाद आएगा ना? कमला अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप थीं। शांति का खून खौल उठा। उसने चाकू कसकर पकड़ा और सोचा, अगर पुलिस न आई तो वो खुद ही कुछ करेगी। लेकिन तभी गोदाम का दरवाजा जोर से खुला। राघव अंदर आया, अकेला, बिना किसी हथियार के। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों थे। अजय, छोड़ दे उसे। शेयर चाहिए? ले ले, लेकिन मेरे परिवार को छूने की हिम्मत मत करना। अजय ने हंसते हुए कहा, वाह राघव, कितना बदल गया तू। पहले तो सिर्फ पैसों की बात करता था, अब परिवार। ये नौकरानी तुझ पर जादू कर गई। उस काले चश्मे वाले आदमी ने राघव की तरफ पिस्तौल तानी। कागजात कहाँ हैं? साइन कर, वरना। राघव ने जेब से कुछ कागज निकाले। ये रहे, लेकिन पहले अम्मा को छोड़। शांति, जो डिब्बों के पीछे छिपी थी, अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने एक डिब्बा जोर से धकेला, जो अजय के सिर पर गिरा। अजय लड़खड़ाया और उसका चाकू गिर गया, लेकिन वो काले चश्मे वाला आदमी तेज था। उसने शांति को देख लिया और पिस्तौल उसकी तरफ कर दी। कौन है वहां? शांति ने हिम्मत दिखाई और बाहर निकल आई। मैं हूं शांति, छोड़ दो मेरी मां को, राघव चिल्लाया। शांति, भाग जाओ। लेकिन शांति रुकी नहीं। उसने चाकू फेंका, जो उस आदमी के कंधे को छूता हुआ निकल गया। वो दर्द से चिल्लाया और तभी बाहर से सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस आ चुकी थी। अजय और उसका साथी घबरा गए। अजय ने कमला अम्मा को पकड़कर ढाल बनाया, लेकिन राघव ने मौका देखकर उस पर झपट्टा मारा। दोनों जमीन पर गिरे। पुलिस ने गोदाम में घुसकर दोनों को पकड़ लिया। शांति दौड़कर अपनी मां के पास गई और उनकी रस्सियां खोलीं। कमला अम्मा ने उसे गले लगाया। बिटिया, तूने मुझे बचा लिया। राघव, जिसके चेहरे पर खरोंचें थीं, ने शांति को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अम्मा को नहीं, मेरी जिंदगी को बचाया। पुलिस ने अजय और उसके साथी को हथकड़ियां पहनाई। वो काले चश्मे वाला आदमी कोई और नहीं, बल्कि राघव के बिजनेस प्रतिद्वंद्वी का गुर्गा था, जो अजय के साथ मिलकर राघव की कंपनी हड़पना चाहता था। पुलिस ने बताया कि अजय ने सालों पहले की डील में धोखा किया था और अब वो राघव की शादी का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। लेकिन शांति की हिम्मत और राघव की सच्चाई ने साजिश को नाकाम कर दिया। गोदाम से बाहर निकलते वक्त शांति ने राघव का हाथ थामा। राघव जी, ये इंसानियत की जंग थी और हम जीत गए। राघव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं शांति, ये तुम्हारी हिम्मत की जीत है। कमला अम्मा ने दोनों को देखा और बोली, जब दिल साफ हो तो भगवान भी साथ देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो हवेली लौटे, एक नया लिफाफा गेट पर मिला। उसमें लिखा था, अजय सिर्फ शुरुआत था, असली खेल अब शुरू होगा। शांति और राघव ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि एक नई हिम्मत थी। क्या ये कोई नई साजिश है? कौन है वो जो अभी भी उनकी खुशियों को छीनना चाहता है? और क्या शांति और राघव इस बार भी इंसानियत की ताकत से जीत पाएंगे? पिछली कड़ी में हमने देखा कि शांति और राघव ने अजय की साजिश को नाकाम कर दिया था। कमला अम्मा को बचा लिया गया और पुलिस ने अजय और उसके गुर्गे को हथकड़ियां पहना दी थीं। लेकिन हवेली के गेट पर मिला वो आखिरी लिफाफा, जिसमें लिखा था, अजय सिर्फ शुरुआत था, असली खेल अब शुरू होगा। शांति और राघव के दिलों में एक नई बेचैनी जगा गया था। क्या ये कोई नया दुश्मन था, या अजय की साजिश का कोई और पन्ना अभी बाकी था? दोस्तों, अब इस कहानी का अंत होने जा रहा है, लेकिन ये अंत सिर्फ एक कहानी का नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत का है। तैयार रहिए, क्योंकि अब हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर साजिश का पर्दा उठेगा। हवेली में रात का सन्नाटा गहरा था। शांति और राघव लिविंग रूम में बैठे थे। सामने मेज पर वो लिफाफा रखा था। कमला अम्मा अपने कमरे में सो रही थीं। डॉक्टर ने उन्हें नींद की दवा दी थी, ताकि वो गोदाम की उस डरावनी रात से उबर सके। शांति ने लिफाफे को फिर से खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठोस हिम्मत थी। राघव जी, ये कोई मजाक नहीं है। कोई है जो हमें डराना चाहता है, लेकिन मैं अब डरने वाली नहीं। राघव ने उसका हाथ थामा। शांति, तुमने पहले ही एक जंग जीत ली है। ये जो भी है,
हम मिलकर इसका सामना करेंगे। राघव ने अपने पुराने वकील श्रीकांत को फोन किया। श्रीकांत जी, मुझे सारे पुराने कागजात चाहिए, अजय की डील से लेकर मेरी कंपनी के हर दुश्मन का रिकॉर्ड। और हां, पुलिस को बताओ, हवेली की निगरानी बढ़ानी होगी। श्रीकांत ने हामी भरी, लेकिन उनकी आवाज में हल्की चिंता थी। राघव, एक बात बताऊं, अजय के पीछे कोई बड़ा नाम था। मैंने सुना है शहर का एक माफिया रवि ठाकुर उसका साथ दे रहा था। वो तुम्हारी कंपनी को हड़पना चाहता है, सावधान रहो। राघव ने फोन रखा और शांति को देखा। शांति, ये रवि ठाकुर खतरनाक है। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में उसका सिक्का चलता है। अजय उसका मोहरा था। शांति ने गहरी सांस ली। राघव जी, अगर वो इतना ताकतवर है तो वो हमें खत्म क्यों नहीं कर देता? ये धमकियां क्यों? राघव ने सोचा, क्योंकि उसे डर है। मेरे पास वो सबूत हैं जो अजय की पुरानी डील को बेनकाब कर सकते हैं, और वो सबूत अब रवि को भी डराते हैं। अगली सुबह हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां तैनात थीं। राघव ने श्रीकांत को बुलाया और पुराने कागजात मेज पर रखे गए। उनमें एक फाइल थी जिसमें अजय और रवि ठाकुर के बीच हुए कुछ गैरकानूनी सौदों के सबूत थे। फर्जी कागजात, मनी लॉन्ड्रिंग और एक पुरानी डील जिसमें राघव की कंपनी को नुकसान हुआ था। शांति ने कागजात देखे और कहा, राघव जी, ये सबूत पुलिस को दे दो, रवि ठाकुर को जेल में डाल दो। लेकिन राघव ने सिर हिलाया। ये इतना आसान नहीं। रवि के पास पावर है, पैसे हैं और कई बड़े लोग उसके साथ हैं। हमें उसे चालाकी से फंसाना होगा। उसी दिन दोपहर में एक अनजान नंबर से कॉल आया। राघव ने स्पीकर पर रखा। दूसरी तरफ एक भारी आवाज गूंजी, राघव शर्मा, तूने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब खेल खत्म। मेरे आदमी तुम्हारी हवेली के बाहर हैं। कागजात दे दो, वरना। राघव ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, रवि ठाकुर, तूने गलत आदमी से पंगा लिया। मेरे पास वो सबूत हैं जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। दूसरी तरफ से हंसी गूंजी। तो फिर आज रात चांदनी चौक के उसी गोदाम में अकेले आना, कागजात लाना, वरना तेरी बीवी और सास का हाल वही होगा जो अजय चाहता था। शांति ने राघव का हाथ पकड़ा। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ हूं। राघव ने मना किया, शांति, ये खतरनाक है, तुम घर पर रहो। लेकिन शांति ने सिर हिलाया। राघव जी, ये मेरी जिंदगी की जंग भी है। मैंने अपनी मां को बचाया, अब आपको बचाऊंगी। राघव की आंखों में गर्व चमका। उसने पुलिस को सारी बात बताई और एक योजना बनाई। रात के 9 बजे राघव और शांति चांदनी चौक के उस पुराने गोदाम की ओर बढ़े। राघव के हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें नकली कागजात रखे थे। पुलिस ने चुपके से गोदाम को घेर लिया था, लेकिन रवि ठाकुर को इसका अंदाजा नहीं था। गोदाम के अंदर रवि अपने 4 गुर्गों के साथ खड़ा था। उसका चेहरा ठंडा, लेकिन आंखें आग उगल रही थीं। कागजात दे, राघव। और ये नौकरानी यहां क्यों? शांति ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं नौकरानी थी, रवि ठाकुर, लेकिन अब इस घर की मालकिन हूं, और तुम जैसे लोग मेरी इंसानियत को नहीं छू सकते। रवि हंसा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। बड़ी बातें, चल कागजात दे। राघव ने ब्रीफकेस खोला और नकली कागजात दिखाए। पहले वादा कर, मेरे परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। रवि ने पिस्तौल निकाली। वादे बाद में, पहले कागजात। लेकिन तभी गोदाम के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस आई। रवि और उसके गुर्गों ने हथियार उठाए, लेकिन पुलिस की भारी फोर्स के सामने उनकी एक न चली। रवि को हथकड़ियां पहनाई गईं। उसने चिल्लाकर कहा, राघव, ये तूने गलती की। राघव ने जवाब दिया, गलती तूने की रवि, इंसानियत से बड़ा कोई हथियार नहीं। पुलिस ने रवि और उसके गुर्गों को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। कागजातों के आधार पर रवि ठाकुर और अजय के खिलाफ कई केस दर्ज हुए। राघव की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश बेनकाब हो गई और दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में रवि का साम्राज्य ढह गया। हवेली में शांति और राघव ने कमला अम्मा को गले लगाया। कमला अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तूने साबित कर दिया कि गरीब का दिल अमीर से बड़ा होता है। कुछ महीने बाद हवेली में एक छोटा सा समारोह हुआ। राघव और शांति ने एक चैरिटी शुरू की जो गरीब औरतों को नौकरी और सम्मान देने का काम करती थी। शांति हर सुबह उस चैरिटी के ऑफिस जाती, जहां वो औरतों को सिखाती कि मेहनत और सच्चाई से कोई भी जिंदगी बदल सकती है।
राघव ने अपनी कंपनी का एक हिस्सा उस चैरिटी के नाम कर दिया। दिल्ली की गलियों में अब लोग राघव और शांति की कहानी को इंसानियत की मिसाल के रूप में याद करते थे। एक शाम जब हवेली के बरामदे में शांति और राघव चाय पी रहे थे, शांति ने कहा, राघव जी, क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे? राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लोग हमेशा बोलते हैं शांति, लेकिन जब दिल साफ हो तो दुनिया की कोई बात मायने नहीं रखती। कमला अम्मा ने पास से आवाज दी, और जब इंसानियत जिंदा हो तो भगवान भी साथ देता है। हवेली की दीवारों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि हंसी और प्यार की गूंज थी। शांति, जो कभी नौकरानी थी, अब न सिर्फ उस घर की मालकिन थी, बल्कि दिल्ली की हर उस औरत की प्रेरणा थी जो अपने दम पर जिंदगी जीना चाहती थी। और राघव, जो कभी सिर्फ पैसों का मालिक था, अब इंसानियत का मालिक बन चुका था। अंततः दोस्तों, ये थी शांति और राघव की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि इंसानियत, हिम्मत और सच्चाई से कोई भी जंग जीती जा सकती है। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि वो जिसके दिल में इंसानियत है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपने कभी ऐसी इंसानियत देखी है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये संदेश हर दिल तक पहुंचे। इंसानियत जिंदा है, इसे जिंदा रखिए। जय हिंद।